तो पहले शॉर्ट में बता दूँ, स्पाइन की प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में बहुत कॉमन है, बहुत सारी रीज़न्स के कारण, क्योंकि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, बहुत लोग बिल्कुल एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं और जो करते भी हैं वो सही पोस्चर में नहीं करते हैं। तो स्पाइन के इश्यूज़ उनको कभी न कभी लाइफ़ में आते ही हैं। ये हमारी स्पाइन की हड्डी है, यहाँ पीछे में यहाँ पे मसल्स रहते हैं। एज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे पास बहुत सारे स्पाइन के पेशेंट्स आते हैं जिनको कमर में लो निचले भाग में ज़्यादा दर्द होता है और कई बार वो दर्द पैरों तक भी जाता है। तो स्पाइन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी स्पाइन की हड्डियां हैं, ये बीच में डिस्क होती है, ये पीछे नर्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं और साइड से ये नर्व रूट्स निकलते हैं। ये नर्व रूट्स निकल के हमारे राइट और लेफ्ट पैर में सप्लाई देते हैं। तो इसी तरीके से स्पाइन की कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सबसे ज़्यादा डैमेज होने के चांस रहते हैं। अगर हम गिरते हैं तो ये स्पाइनल फ्रैक्चर होता है। पीछे के भाग में ये फेसेट जॉइंट है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है एज से रिलेटेड तो इसी जॉइंट में अर्थराइटिस होता है। इसी के साथ स्पाइन के बहुत आप जितने येलो भाग देख रहे हो ये हमारी रूट्स हैं। ये रूट्स पूरा सप्लाई देती है दोनों पैरों में। राइट साइड की रूट राइट साइड जाएगी, लेफ्ट साइड की रूट लेफ्ट साइड जाएगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हमें कौन कौन से वो पोस्चर्स या एक्सरसाइज नहीं करने हैं अगर आपको ऑलरेडी स्पाइन प्रॉब्लम है तो। अगर आपको ऑलरेडी स्पाइन प्रॉब्लम है तो आपको झुक के कोई काम नहीं करना है। और झुकने से मेरा मतलब स्पाइन आपका बेंड नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर आपको ध्यान देना है कि आप घुटना मोड़ के सामने झुकें। इसी तरीके से ये डिस्क है, सबसे ज़्यादा कॉमनली ये डिस्क पीछे निकल के चीज़ों को दबाती है, पीछे के स्ट्रक्चर्स को दबाती है। ये यहाँ की स्ट्रक्चर है, ये यहाँ का स्पाइनल कॉर्ड है जिसको सबसे ज़्यादा कंप्रेस करती है। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि डिस्क अगर निकल गया है तो वो अपने आप कभी वापस अंदर नहीं आता। वो हाँ, अपनी जगह पे रुक सकता है, डीजेनरेट हो सकता है और साइड की जॉइंट्स और वो लेवल के हड्डी स्ट्रॉन्ग होके उस जगह को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं ताकि कि डिस्क और कंप्रेस ना हो। बट ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि वो डिस्क अपने आप सूख के अंदर वापस आ जाए कोई दवाइयों से या किसी प्रकार के फिजियोथेरेपी से। कुछ फिजियोथेरेपी होते हैं जो अगर माइनर डिस्क बल्ज होता है तो इस बीच का स्पेस बढ़ जाता है, उसके कारण वो जो दबाव पहले दे रहा था वो दबाव वैसा नहीं होता है। तो ऐसे कुछ चेंजेस हमको हेल्प कर सकते हैं टू रिड्यूस बैक पेन। बैक पेन क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चंस बहुत लोग पूछते हैं। बैक पेन उनको रहता है, सबसे पहले सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो हमारी स्क्रीन के सामने बैठना, कई बार घंटों एक ही पोजीशन पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो एक ही पोजीशन पे बैठ के पढ़ते रहते हैं, ये अपने पोस्चर का ध्यान दिए बिना। दूसरी चीज़, जब टेबल की हाइट और ये जब बराबर ना हो हमारा स्क्रीन, अगर स्क्रीन देख रहे हैं और ऑफिस जॉब करते हैं तो टेबल की हाइट बराबर ना हो, या तो फिर हम अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसे झुक के जो पढ़ते हैं, ये सब सारी मूवमेंट्स हमारे स्पाइन पे ज़्यादा लोड डालती है। ये पोस्चर पे जब हम काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं ऐसे बैठ के, तो पूरा नेक सर्वाइकल से लेके पूरे आर्म पे रेडिएशन आता है दर्द का, और वो स्टूडेंट्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। सेकेंडली, अगर हम चेयर एंड टेबल पे बैठे हैं, वो प्रॉपर्ली कुशन नहीं है, बहुत हार्ड है, पीछे हमारे बैक में दर्द चालू हो जाएगा क्योंकि हमको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपकी प्रोटीन डाइट अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा डाइट है जिसमें आपकी हाई प्रोटीन है। प्रोटीन के साथ-साथ आप अच्छे अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो एग्स ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, लेकिन अगर वेजिटेरियन हैं तो अच्छी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो इससे जो पोषण मिलने चाहिए मसल्स और जॉइंट को वो मिलते रहेगा। ये कुछ चीज़ों का ध्यान अगर देते रहोगे तो बैक पेन थोड़ा कम हो जाता है। इसके साथ जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को ब्रेक करना, मतलब कि वर्कआउट स्टार्ट करना। कैसे वर्कआउट करना? कि रोज़ मिनिमम 10 मिनट्स का तो वॉक करना ही। अगर आप ऑलरेडी 10 मिनट्स करते हो तो उसको धीरे-धीरे बढ़ाओ। कभी 2000 स्टेप करो, फिर फाइ थोड़े दिनों बाद 1 महीने बाद 5000 स्टेप पे आइए। फिर उसके थोड़े दिन बाद 7500, 8000 ऐसा टच करके एक बार 10,000 स्टेप्स अगर आप वॉक करने लग गए, तो आपका ऐसे ही मसल्स एंड मेटाबॉलिज़्म एक्टिवेट हो जाता है। इसके साथ अगर आप ये सब चेंजेस भी कर लिए कि आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर ली, किसी भी फॉर्म का योगा स्टार्ट कर लिया, बेंड होके एक्सरसाइज कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब आप लिफ्ट करना अगेंस्ट द वेट या रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लिफ्ट करने को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। ये थेराबैंड से भी हो सकता है, जो जिम में नॉर्मल डंबल्स होते हैं उससे भी हो सकता है। बट किसी भी प्रकार का ये ट्रेन अगर आप कर रहे हो तो ध्यान देना है कि आप सही पोस्चर पे करें। अगर ये पोस्चर गलत हो जाएगा
तो फिर आपकी सारी मेहनत बैक टू ज़ीरो। आप जो इतना ट्राई कर रहे हो कि आप जल्दी ठीक हो, वो ठीक नहीं हो पाएँगे क्योंकि आपकी वापस से मसल्स वीक हो जाएँगी अगर गलत पोस्चर पे आप करते रहेंगे तो। तो ये भी ध्यान दें कि जो आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, क्या वो सही पोस्चर पे कर रहे हो, सही इक्विपमेंट के साथ कर रहे हो या सही ट्रेनर के साथ कर रहे हैं। ये सब इम्पोर्टेंट रहता है अगर हम रेगुलर अपने बैक को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो। इसी तरीके से ये लोअर बैक की बात हो गई, सर्वाइकल पे भी इसका बहुत लोड आता है और सर्वाइकल पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि स्ट्रेंथ हमारी गर्दन जो ब्रेन का साइज़ है, जो फेस का हेड का साइज़ है, वो बहुत ज़्यादा होता है इन जनरल। हमारे सर्वाइकल पे बहुत प्रेशर डालता है, तो अगर यहाँ की मसल्स वीक है हमारी यहाँ पीछे की तरफ की, तो ये पूरा प्रेशर आपकी मसल्स नहीं झेल पाते हैं, उसके कारण से ये पेन फिर बना रहता है। तो आपको क्या करना है, डेली कुछ 4-5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ है जो फॉलो करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीधे बैठना है, सामने देखना है, 3 बार इधर, जिसको बोलते हैं लेटरल रोटेशन। एक होता है साइड फ्लेक्शन, ऐसे-ऐसे फ्लेक्स कर सकते हैं। तीसरा अप एंड डाउन और चौथा रोटेशन। ये सब करने से थोड़ी-सी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि सर्वाइकल स्टार्ट हो रहा है तो आप इससे चालू करिए। दूसरा, जब आप बैठो तो ऐसे ना बैठें। हमेशा अपने चिन को ऐसे पीछे टक्ड रखें ताकि नेक पे कम प्रेशर आए। इसके साथ आप अगर कभी बहुत देर बैठना पड़ रहा है किसी पोज़ीशन पे आप कुछ काम कर रहे हो, तो टिक के बैठें और टिक के काम करें। सर्वाइकल पे कम लोड दें। वैसे ही जब हम फ़ोन देख रहे हैं या सामने कुछ बैठ के काम कर रहे हैं, तो इस पोस्चर को अवॉइड करें। या टीवी देख रहे हैं तो ऐसे बैठ के लंबे सिर को ऐसे लटका के जो देख रहे हैं, इससे नेक पे बहुत प्रेशर पड़ता है। इस चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ये सारी बहुत हद तक ये प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। सर्वाइकल में बहुत लोगों को ये सिम्पटम देखने को मिलता है कि उनको बैक पेन अपर नेक पेन हो रहा है विथ कई बार ये पेन ऊपर तक भी चले जाता है नेक में। ये नेक में पेन जाता है क्योंकि हमारी नर्व्स कॉमन होती हैं इधर की, तो वो माइग्रेन जैसा इफ़ेक्ट देता है या कई बार नंबर चश्मे में नंबर लगने वाला इफ़ेक्ट देता है। तो उसको भी जज कर सकते हो। कई लोगों को बैक पेन के साथ चक्कर आता है। चक्कर आना भी एक कॉमन सिम्पटम है बैक पेन का। विद दिस सर्वाइकल स्पाइन में आपको ध्यान रखना है, अगर सर्वाइकल का पेन आपको आ रहा है, तो आपको अपना तकिया लेना बंद कर देना है। तकिया मतलब अगर आप इतनी मोटी तकिया लेते हैं, तो उसको रिड्यूस इट टू हाफ, 1 इंच का तकिया लीजिए। उस पिलो पे अपना नेक रखिए और वो बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए ताकि ऐसे अंदर धँस ना जाए। धँसने से फिर आपके मसल्स पे स्ट्रेन आएगा। वो फ़र्म होना चाहिए। फ़र्म मतलब जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस होता है या फ़र्म मैट्रेस होता है जिसको दबाने में आपकी उँगली ऐसे पूरी धँस ना जाए, थोड़ा-सा रेज़िस्टेंट मिले, उस वैसा सरफ़ेस का आपका पिलो होना चाहिए। और अगर आपको डेली सर्वाइकल गर्दन में पेन रहता है उठते ही, तो पहले तो अपनी लाइफ़स्टाइल रिवाइंड करिए। आपने कल ऐसा क्या किया था जिसके कारण आपको बैक पे ऐसा दर्द आ रहा है? क्या बहुत देर तक फ़ोन स्क्रॉल किए थे सिर नीचे करके? क्या तकिए में एक तकिए से उसको डबल कर दिए थे? या फिर बहुत देर कोई ड्राइव कर बहुत लंबा कोई ड्राइव किए हैं या बाइक चलाए हैं जिसके कारण आपको एक ही जगह पे लंबे समय देखना पड़ा हो? या फिर किचन में या कहीं भी खड़े होके झुक के बहुत देर काम किए हैं। हमारी सर्जन्स में भी नेक पेन बहुत कॉमन है। जब हम सर्जरी करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, सर्जरी में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, तो गर्दन झुका के ऐसे बहुत देर तक काम कर रहे होते हैं। इस केस में भी हम लोग को कई दिन एट द एंड ऑफ द डे अगर 1-2 सर्जरी से ज़्यादा हो गई है तो घर आके पता चलता है नेक में आज स्ट्रेन पड़ रहा है। तो बैक पेन और नेक पेन इतना कॉमन है कि डेली रूटीन में हम करते रहते हैं ऐसी एक्टिविटीज़, लेकिन पता नहीं चलता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में फिर वही होता है, मसल फटीग हो जाती है, मसल वीक हो जाती है। तो मेरा एक उपाय रहता है जो मैं करती हूँ लॉन्ग सर्जरीज़ के बाद, कि नेक को पीछे की तरफ ऐसे झुका के यहाँ पे स्ट्रेच देना, या तो बेड के एंड में ऐसे लेट जाना ऐसे सिर के बल और हेड को नीचे लटकाना। उससे क्या है, मसल जो उसके एंड में ऐसे लेट जाना ऐसे सिर के बल और हेड को नीचे लटकाना। उससे क्या है, मसल जो स्पाज़म में ऐसे गई थी वो पूरी स्ट्रेच होती है। तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है आफ्टर अ लॉन्ग डे। एंड इसके साथ अगर लोअर बैक एक मुझे हो रहा है तो मैं अपना वर्कआउट कुछ 1-2 दिन के लिए पॉज़ करती हूँ क्योंकि पेन में कभी एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये मिथ है कि पेन है थोड़ा-थोड़ा, लेट्स वर्कआउट, और हो सकता है कि बॉडी की गर्मी से वो दर्द चले जाएगा। कई बार चले जाता है अगर पेन सिर्फ़ हल्का-फुल्का हो या नया-नया स्टार्ट हो,
बट बहुत बार ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरनल प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो पाती, फिर आप थोड़े दिन बाद डिस्क प्रोलैप्स के साथ आते हैं। डिस्क प्रोलैप्स मतलब जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारी हड्डियों के बीच में जो डिस्क है, ये पीछे की तरफ जाके नसों को दबाती है। इनको दबाने के बाद जो कंप्रेशन, जो दबी हुई नस पेन क्रिएट करती है, उसको हम लोग स्लिप डिस्क का पेन या डिस्क का पेन, डिस्कोजेनिक पेन ऐसा बोलते हैं। इसी में जो हमारी अंदर की कैनाल है, ये आप कैनाल देख रहे हो, जब हम ऐसे एमआरआई देखते हैं तो वो ऐसा ही दिखता है, ऐसा। तो ये बीच की स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल बोन है। एमआरआई में ये नस दिख रही है और ये बोन और ये नस के बीच में यहाँ पे लिगामेंटम फ्लेवम होता है। जो ये लिगामेंटम फ्लेवम है, ये बढ़ता है उस लेवल पे जिस लेवल पे बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस या बहुत दिन से कोई डिस्क परेशान कर रहा हो, तो उस जगह पे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो अपना एक गद्दी बना देती है यहाँ पे। तो जब इंस्टेबिलिटी वाली जगह पे, तो इधर से डिस्क दबाता है, ऊपर से ये लिगामेंटम फ्लेवम दबाती है। जब ये दोनों तरफ के कंप्रेशन से फिर ये डिस्क इरिटेट होने लग जाती है। फिर ये जगह पे थोड़ा-सा इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन जहाँ पे होता है वो पेन के साथ ही होता है हमेशा। फिर वो डिस्क जिस तरफ गई होगी, अगर राइट में गई है तो इधर की नसों को दबाएगी, लेफ्ट में गई है तो इधर के नसों को दबाएगी। जिधर गई है उस लेवल पे हमको एमआरआई में चेक करना होता है कि क्या लिगामेंटम फ्लेवम भी इधर उतनी ही बढ़ गई है, ताकि क्योंकि लिगामेंटम फ्लेवम के बढ़ने पे देखो ये डिस्क ऐसे दबेगी। ये दिख रहा है? यहाँ पे अगर लिगामेंटम फ्लेवम बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ये नसों को ऐसे दबाएगा, और अगर इधर से कोई डिस्क बढ़ जाएगा तो ये इधर से इसको नसों को दबाएगा। तो दोनों के बीच में जब इंट्रैप हो जाती है नर्व्स, तब वो पेन क्रिएट करती है। इसको अपन लेटरल रीसेस बोलते हैं अपने स्पाइन के लैंग्वेज में, जब हम एमआरआई पढ़ रहे होते हैं या फिर जब ऑपरेट करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। लेटरल रीसेस में ही बहुत ज़्यादा कॉमनली नस दबती है, या डिस्क नीचे की तरफ आता है, उसके कारण इस जगह पे नस दबती है। इस जगह को डिकम्प्रेस करना एक कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ओपन सर्जरीज़ में ये एरिया तक पहुँचने के लिए बहुत सारा बोन काट के यहाँ जाना पड़ता है। बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंडोस्कोप्स हैं हमारे पास, जिससे हम यहाँ अंदर इधर से भी जाके देख सकते हैं। लोकली यहीं पे जाके कैमरे को टिल्ट करके इस एरिया तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिस तरीके से इसको डिकम्प्रेस कर सकते हैं। बट क्या हर केस में सर्जरी की ज़रूरत होती है? नहीं। ज़्यादातर और स्पाइन के केसेस अपने आप हील हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बहुत दिन तक बने हुए हैं, आपको पेन है, 6-6 महीने से पेन है, आपकी रेडिएशन पैरों तक जा रही है, नस दब रही है, पता है कि डिस्क बड़ा-सा है जो अपने से रिड्यूस नहीं होने वाला और अपनी कैनाल अपने भाग से निकल के कैनाल में आ गया है, तो इन केसेस में ज़रूर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। सिम्पटम इतने ज़्यादा हैं कि बॉवल ब्लैडर इन्वॉल्व हो गया है, पेशाब रुक नहीं रही है, और साथ में कुछ थोड़ा बहुत लीकेज भी हो रहा है, या फिर पैरों में सुन्नपन आना है, सुन्नपन के साथ आपका फुट ड्रॉप भी हो रहा है, चलते-चलते पैरों की चप्पलें घिस निकल रही है। तो ये कुछ साइन्स हैं जिसमें ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट अर्जेंटली रहती है। दूसरा, ऑर्थोपेडिक सर्जन एक लाइफ सेविंग सर्जरी बहुत ही कम करता है, बहुत कम मौका मिलता है उसे करने को, बट एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी करने का उनको बहुत मौका मिलता है। लाइफ चेंजिंग मतलब वैसे ऑपरेशंस जिससे आपकी डेली लाइफ बेटर होगी, जिससे आप प्रोग्रेस करोगे, ग्रो करोगे, जिसमें आप पेन फ्री जीवन काट सकोगे, हैप्पी रहोगे, अपने बच्चों के साथ खेल पाओगे, अपनी डेली एक्टिविटीज़ ईज़िली कर पाएँगे। आफ्टर सम पॉइंट बड़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं एक पेन फ्री जीवन कैसे जीऊँ? मेरे लिए सब कुछ है, लाइफ की सारी सुविधाएँ हैं, अब बच्चे भी हैं, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। लेकिन अगर वो पेन फ्री उनके साथ नहीं खेल पाएँगे, तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहता है, और उनके मन में हमेशा रहता है कि मैं अच्छे से खेल नहीं पा रहा हूँ, अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो ईज़िली पहले काम कर लेता था, बाथरूम चले जाता था अपने से, अपना रूटीन का काम, भारी सामान, अपनी छोटी से छोटी चीज़, कपड़े चेंज करना, नहाना, वॉशरूम जाना, ये सब छोटी चीज़ें अगर वो अच्छे से कर पाते हैं, तो उन्हें जो खुशी मिलती है वो एक ओल्ड एज वाले इंसान ही बता पाएँगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान बैक पेन में है, बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द है, तो हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो इतने सीवियर बैक पेन में रहते हैं कि उनको बीच में डिप्रेशन जैसा भी एक फ़ेज़ आ जाता है कि ये तो ठीक हो ही नहीं रहा है, दवाई खा-खा के थक गए हैं, पेन जाता है, फिर थोड़े दिन बाद आ जाता है। ये जो साइकिल है, वो उनको बड़ी परेशान करके रखती है।
दूसरा उनको लगता है कि मैं कभी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाऊँगा कि नहीं, पेन फ्री ज़िंदगी, जो वो पहले जीते थे, जिससे वो कंपेयर कर रहे थे अपनी लाइफ़ लेवल ऑफ़ एक्टिविटी या जो भी वो लाइफ़ में करते हैं। किसी को ड्राइविंग पसंद है, किसी को ट्रैकिंग पसंद है, किसी को क्लाइंबिंग करना पसंद है, कोई ट्रैवल करना चाहता है, कोई चाहता है कि वो बच्चों के साथ दौड़े-कूदे। अगर ये सब चीज़ों में उनकी लाइफ़ में हैम्पर हो रहा है, तो ज़रूर एक ऑर्थोपेडिशियन एक बहुत अच्छा माध्यम होता है ये आपको पेन फ्री लाइफ़ देने का। क्योंकि अगर यंग एज में आपको पेन आ रहा है, तो आप सोचिए कि फ्यूचर में एज़ यू ग्रो ओल्डर तो आपको पेन कैसा ये बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, कम तो होता नहीं है कोई जॉइंट पेन। जैसे हमारी बालें पकते जाती है, बाल पक रहे हैं एज के साथ, वैसे ही जॉइंट्स भी धीरे-धीरे ख़राब होते हैं। तो उनका ध्यान रखने का मतलब यही है कि इनिशियली शुरू में ही बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट डायग्नोज़ करवा लेना, ट्रीट करा लेना। और आजकल बहुत ऑप्शंस आ गए हैं ऑर्थो में कि टू जैसे स्पाइन की सर्जरी करनी हो तो ओपन भी कर सकते हैं। कई बार फिज़ियोथेरेपी, मेडिकेशन इससे भी बहुत पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, बट दिखाएँ तो पहले दिखाइए तो डॉक्टर को। सबसे इम्पोर्टेंट तो अवेयरनेस है, अगर आप अवेयर ही नहीं हैं तो हम क्या कर पाएँगे? आप गलत कुछ नुस्खे तो अपना लेंगे, कर लीजिए गलत, एट द एंड तो कई बार डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा, एट सम पॉइंट अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है तो। वैसे हम लोग प्रे नहीं करते कि आपको आना पड़े डॉक्टर के पास, बट अगर सी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आना चाहिए आपको, ये एक सलाह दे सकते हैं। वैसे ही मैं फ्री कैंप्स करती हूँ एवरी फ्राइडे अपने ओपीडी में 2 घंटे के लिए फ्री ओपीडी कंसल्टेशंस देती हूँ। जस्ट बिकॉज़ कि लोग आएँ और एटलीस्ट जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो फ्री में कंसल्टेशन तो कराएँ। भले ट्रीटमेंट लें, ना लें, उनको कितना फ़ायदा मिलता है, ये तो उनको ट्रीटमेंट कितना फ़ॉलो करते हैं उस पे है। बट लेकिन एटलीस्ट आके कंसल्ट करें। आई एम ए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, एमएस ऑर्थोपेडिक्स विथ ट्रेनिंग इन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एंड सारे ऑर्थोपेडिक ट्रॉमास ऑपरेट करती हूँ। तो मेरी यही दरख्वास्त रहती है कि अगर आपके नियर बाय अपने डॉक्टर्स को खोजिए जो फ्री में भी देखने को रेडी हैं, बहुत लोग बैठे हैं, उनसे दिखा के एटलीस्ट डायग्नोसिस बनवाइए। उसके बाद की ट्रीटमेंट जो होगी, नहीं होगी, आपको कराना है, नहीं कराना है, दैट इज़ अप टू यू। बट विद दिस इज़ माय फर्स्ट लाइव स्ट्रीम और अब मैं कंटिन्यू रहूँगी यहाँ पे एवरी थर्सडे एंड संडे। मेरा एम रहेगा टू बस्ट सम मिथ्स, क्रिएट अवेयरनेस, स्प्रेड नॉलेज। जितना उस समय के कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, किसी पे अब अगर हम डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आप कमेंट्स में बताएँगे कि आपको किस टॉपिक पे कंसल्टेशन या फिर बेसिक एनाटॉमी समझना है या फिर आपको उससे रिलेटेड और डिजीज़ेज़ के बारे में जानना है कि आपकी किसी को ऐसी डिज़ीज़ है, अब उसका क्या करना है। तो ये सब टॉपिक हम हर हफ़्ते करते रहेंगे। दिस इज़ एन ऑनगोइंग थिंग। और जैसे मैं ओपीडी फ्राइडे को देखती हूँ, वैसे ही अब मैं थर्सडे एंड सैटरडे एक 15 से 20 मिनट का एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ करूँगी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन एंड अगर बहुत लोग जॉइन नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो मैं लाइव कर दूँगी फॉर एवरीबॉडी टू सी। आप लोग देखिए एंड अपने क्वेश्चंस कमेंट्स पे लिखिए सो दैट नेक्स्ट टाइम हम उनको एड्रेस करें और इसी तरीके से एक सर्कल चालू हो जाए हमारा। थैंक यू सो मच।